हेलो फ्रेंड्स, लॉ स्टूडेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 133 के बारे में, जो वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 38 में समाहित है। केवल धाराओं के नंबर का फर्क है। सेक्शन के अंदर जो इबारत दी गई है उसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो जब धारा 133 या वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 138 की हेडिंग पढ़ते हैं तो इसमें एकम्प्लिस वर्ड दिया गया है, यानी कि सह अपराधी। लेकिन जब हम उस सेक्शन के अंदर की इबारत पढ़ते हैं तो उससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि सह अपराधी कौन है। अर्थात 133 में सह अपराधी की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, परिभाषा नहीं दी गई है, और संपूर्ण भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी सह अपराधी को डिफाइन नहीं किया गया है, ना ही पुराने साक्ष्य अधिनियम में और ना ही नए साक्ष्य अधिनियम में। तो इस सेक्शंस को पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि सह अपराधी कौन व्यक्ति होता है। तो सह अपराधी वह व्यक्ति होता है जो उस अपराध को करने में अपराधी के साथ भाग लेता है। सीधी सी बात है, यानी कि उसको अपराध को कारित करने वाले एक से अधिक व्यक्ति हैं, तो वे सभी व्यक्ति जो उस अपराध को कारित कर रहे हैं वो सह अपराधी हैं। वे लोग जो उस अपराध को करने में सहयोग कर रहे हैं वो सह अपराधी हैं। वे लोग जिन्होंने अपराध करने से पहले अपराधी की उस अपराध को करने में सहायता की है, षड्यंत्र किया है, उसको उकसाया है, सह अपराधी हैं। वह लोग जो अपराध करने के बाद अपराधी को शरण देते हैं, साक्ष्य को मिटाने में उसकी सहायता करते हैं, उसको छुपने में सहायता करते हैं, सह अपराधी हैं। कहने का मतलब वो व्यक्ति सह अपराधी हैं जिनकी उस अपराध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार से सहभागिता रही है, वह लोग सह अपराधी कहलाते हैं। अब हम इसके संबंध में जो चंदन वर्सेस एम्परर वाला जो केस था, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह व्यक्ति जो अपराध करने में लगा हुआ है, उसमें भाग लेता है, उस अपराधियों के साथ में जुड़ा हुआ है, उस अपराध को करने में उनकी सहयोग करता है, वह सह अपराधी है। आर.के. डालमिया वर्सेस दिल्ली प्रशासन में भी यही कहा गया कि जो व्यक्ति उस अपराध को करने में अपराधियों के साथ भाग लेता है वह सह अपराधी है। शंकर वर्सेस तमिलनाडु राज्य का जो मामला था उसमें यह कहा गया कि जब सह अपराधी अप्रूवर बन जाता है, यानी अनुमोदक बन जाता है, यानी उस अपराध के बारे में गवाही देने को तैयार हो जाता है, तो फिर वो प्रोसिक्यूशन का गवाह बन जाता है। और अनुमोदक के साक्ष्य को किस तरीके से परीक्षित किया जाना चाहिए उसके अलग नियम हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो हम जब 133 सेक्शन को पढ़ते हैं तो वो कहता है कि एन accomplice shall be a competent witness against an accused person and a conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice। यानी इस सेक्शंस को हम पढ़ें तो ये क्या कह रहा है कि सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध एक सक्षम साक्षी है और कोई दोष सिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं है कि वह सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है। यानी इस धारा का क्या अर्थ निकला, यानी जो एकम्प्लिस है, सह अपराधी है, वो को एक्यूज जो उसका है अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध कॉम्पिटेंट विटनेस होगा और कोई कन्विक्शन केवल इस कारण से अवैध नहीं माना जाएगा कि सह अपराधी ने जो उस एक्यूज के विरुद्ध साक्ष्य दी है उस साक्ष्य का कोरोबोरेशन न्यायालय के द्वारा नहीं कराया गया है। तो यदि न्यायालय को उसकी साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत होती है तो न्यायालय उसके आधार पर कन्विक्शन कर सकता है, और अगर उसने न्यायालय ने कोरोबोरेशन नहीं कराया है तो वो कन्विक्शन अवैध नहीं माना जाएगा, इनवैलिड नहीं माना जाएगा। आर.के. डालमिया वर्सेस दिल्ली प्रशासन का जो मामला था
उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि यदि सह अपराधी की साक्ष्य को किसी अन्य साक्ष्य से कोरोबोरेट नहीं कराया गया है, संपुष्ट नहीं कराया गया है, तो वह कन्विक्शन अवैध नहीं है और उसका कोरोबोरेशन कराना या ना कराना न्यायालय का डिस्क्रिशनरी पावर है, न्यायालय का विवेकाधिकार है। वो चाहे तो कोरोबोरेट कराए, चाहे कोरोबोरेट ना कराए। जब हम आर्टिकल 20(3) पढ़ते हैं, आर्टिकल 20(3) क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, कंपेल नहीं किया जा सकता। तब क्या जो धारा 306 है वह सह अपराधी की साक्ष्य को लेती है? तो ये कहा गया है कि 306 और 308, जिसमें सह अपराधी को इस शर्त पर समाधान दिया जाता है कि वह संपूर्ण घटना के बारे में सत्य बातों को बता दे, वह आर्टिकल 20(3) के विरोधाभासी नहीं है। क्योंकि कई बार परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती हैं कि किसी मामले के प्रत्यक्ष गवाह मिलना मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि अपराधी ये सावधानी रखकर अपराध करते हैं कि उनको कोई अपराध करते हुए देख ना रहा हो। शातिर अपराधी हमेशा ये प्रयास करते हैं कि उसका कोई सबूत ना छूटे, ताकि उस अपराध के बारे में किसी को पता ही नहीं चल पाए कि किस व्यक्ति ने किया है। तो जब ऐसे अपराध होते हैं जहां कोई और एविडेंस नहीं मिल रही होती है, तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यह प्रयास करती है कि भाई उस व्यक्ति को, अपराधियों में से ही कोई व्यक्ति अगर सारी घटना को बता दे तो उसको घटना का सत्य प्रकटन करने के आधार पर क्षमादान दिया जा सकता है। और क्षमादान देने का प्रावधान धारा 306 एविडेंस एक्ट में दिया गया है। और 306 एविडेंस एक्ट जो है वो वर्तमान हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है, हमारी BNSS जो है, उसकी धारा 343 में है। तो 306 क्या कहती है हमारी, कि यदि जो सह अपराधी है अगर वो घटना का सत्य प्रकटन कर दे, सारी बातें सच सच बता दे कि किस किस ने कैसे कैसे अपराध किया है, तो उसको क्षमादान दिया जा सकता है और वह एक अप्रूवर बन जाता है, एक अनुमोदक बन जाता है। तो उसको क्षमादान दिया जाता है, उसकी साक्ष्य के आधार पर मुलजिम को, अन्य मुलजिमों को सजा दी जा सकती है। इसके बाद हम जब 308 सेक्शन पढ़ते हैं तो वो क्या कहता है कि भैया अगर सह अपराधी ने जिन शर्तों पर क्षमादान दिया गया था उन शर्तों का पालन अगर नहीं किया है उसने, जो अप्रूवर बना है, तो उसकी दोबारा से उस अपराध के लिए ट्रायल की जा सकती है। सह अपराधी को जब माफ कर दिया जाता है इस शर्त के आधार पर कि वो सारी घटना के बारे में सत्य बता देगा, वो सरकारी गवाह बन जाएगा, तो वो सत्य बात बताने के लिए बाध्य होता है, कंपेल होता है। इस संबंध में हारून वर्सेस हाजी अब्दुल्ला वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का मामला है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि सह अपराधी एक सक्षम साक्षी है, कॉम्पिटेंट विटनेस है। यदि अदालत को लगता है कि उसकी साक्ष्य का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, तो उसकी साक्ष्य के आधार पर सजा दी जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। इसके बाद आपका आर भास्कर विले वाला जो मामला था, उसमें कहा गया कि सह अपराधी की साक्ष्य की अन्य साक्ष्य से पुष्टि करा लेनी चाहिए। सरवन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सह अपराधी एक सक्षम साक्षी है, लेकिन समस्या यह है कि सह अपराधी जो है वो एक अपराधी है और ये संभव है कि हो सकता है कि वह उस अपराध की सजा से बचने के लिए झूठ बोल रहा हो। वो स्वयं अपराधी है तो उसकी साक्ष्य पर विश्वास कैसे किया जाए? वो हो सकता है अपने को बचाने के लिए अन्य लोगों को फंसा दे, वो झूठ बोल दे। तो यहाँ पर न्यायालय का यह कर्तव्य हो जाता है कि वो ये सावधानी रखे कि उस साक्ष्य का कोरोबोरेशन करा ले। अन्य स्वतंत्र साक्ष्य से, अन्य भौतिक साक्ष्य जो हैं, अन्य साक्ष्य उस मामले में हैं, उनसे अगर उसकी स्वतंत्र गवाहों से उसकी संपुष्टि करा ले उसके साक्ष्य की, तो वो सजा है
वो सुरक्षित हो जाती है। इस संबंध में आर.के. डालमिया वैसे दिल्ली प्रशासन का मामला मैंने आपको बता ही चुका हूं कि अगर न्यायालय ने बिना कोरोबोरेशन कराए सजा दे दी है तो वो अवैध नहीं है। कोरोबोरेशन कराना ना कराना न्यायालय का डिस्क्रिशनरी पावर है। शंकर वर्सेस तमिलनाडु राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जब सह अपराधी अप्रूवर बन जाता है तो वह प्रोसिक्यूशन का विटनेस बन जाता है, और जब वो अप्रूवर बन जाता है तो उसकी साक्ष्य को 2 परीक्षणों से पूरा करना होता है, यानी उसकी जो साक्ष्य है उसको 2 टेस्ट से गुजरना होता है। नंबर 1, उसकी साक्ष्य विश्वसनीय होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, विश्वास योग्य साक्ष्य होनी चाहिए। उसकी गवाही की पर्याप्त पुष्टि होना चाहिए। वर्तमान में ये एक नियम सा बन गया है कि कोरोबोरेशन करा लेना चाहिए, ताकि ये खतरा ना रहे कि कहीं उसने झूठ तो नहीं बोल दिया है। लेकिन फिर भी बिना कोरोबोरेट कराए अगर न्यायालय ने कन्विक्शन कर दिया है तो धारा 133 यह अधिकार देती है कि ऐसी सजा अवैध नहीं है यदि न्यायालय ने बिना कोरोबोरेशन कराए मुलजिम को कन्विक्शन कर दिया है। इस संबंध में कई बार एक समस्या ये आती है कि जब हम धारा 114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का इलस्ट्रेशन बी पढ़ते हैं तो वो व्यक्तियों को कई बार कंफ्यूज कर देता है। वो इलस्ट्रेशन क्या कहता है कि सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है जब तक कि तात्विक विशिष्टियों से उसकी संपुष्टि नहीं हो जाती है। तो 114 का जो इलस्ट्रेशन बी है वह वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 के इलस्ट्रेशन बी में दिया गया है। उसमें भी ये नया एक्ट है, इसमें कोई अंतर नहीं है। पुराने एक्ट में ही वही चीज है कि एन accomplice इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज corroborated इन मटेरियल पर्टिकुलर्स। तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। व्यक्ति सोचता है कि भाई 114 का इलस्ट्रेशन भी तो ये कह रहा है कि सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है जब तक कि तात्विक विशिष्टियों से उसकी संपुष्टि नहीं हो जाती है, जबकि 133 ये कह रहा है कि सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी है, कोई दोष सिद्धि इसलिए इनवैलिड नहीं है कि भाई सह अपराधी की साक्ष्य का न्यायालय ने कोरोबोरेशन नहीं कराया है। तो देखने से ये लगता है कि ये दोनों ही सेक्शन एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, विरोधाभासी हैं, परंतु ऐसा नहीं है। धारा 114 क्या है? में प्रिजम्पशंस उसके बारे में दी गई हैं। न्यायालय प्रिजम्पशन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। यानी वहां न्यायालय को 114 का इलेक्शन भी ये बता रहा है कि भाई तब तक उस पर विश्वास ना करें जब तक कि कोरोबोरेशन ना हो जाए। ये एक सावधानी का नियम है कि न्यायालय अलर्ट रहे कि तब तक उस पर विश्वास ना करें जब तक कि अन्य साक्ष्य से उसकी संपुष्टि न करा लें। लेकिन वहाँ क्या है? मे प्रिजम्पशन ने तथ्य की उपधारणाएं हैं 114 में, तो वहाँ न्यायालय प्रिजम्पशन करने के लिए बाउंड नहीं है। वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, विवेकाधिकार है। यही तो आर.के. डालमिया में कहा कि कोरोबोरेशन कराना ना कराना न्यायालय का विवेकाधिकार है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? अगर बिना कोरोबोरेशन कराए न्यायालय ने अगर कन्विक्शन कर दिया है तो इनवैलिड नहीं माना जाएगा। कोरोबोरेशन कराना ना कराना न्यायालय का डिस्क्रिशनरी पावर है। यह एक सावधानी का नियम है कि न्यायालय को जनरल वे में कोरोबोरेशन करा लेना चाहिए ताकि इस बात का खतरा ना रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत डिसीजन हो गया। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है। केवल एक सावधानी का नियम है जो 114 के दृष्टांत बी में बताया गया है। अदरवाइज अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि नहीं इसकी जो साक्ष्य है विश्वसनीय है, इसकी साक्ष्य पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है, तो फिर न्यायालय को कोरोबोरेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं भी कराता है न्यायालय तो वो कन्विक्शन इलीगल नहीं माना जाएगा। यह धारा 133 हमको बताती है।
बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने बड़े धैर्यपूर्वक मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपसे विनम्र निवेदन है कि जिस किसी को भी मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपके मेरे वीडियो इसी प्रकार से मिलते रहें और मेरा उत्साहवर्धन होता रहे। कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।